टॉपिक की तरफ आते हैं जी, इंडस्ट्रियल रिलेशंस। इंडस्ट्रियल रिलेशंस में से मतलब क्या आप लोगों का क्या इंटरेस्ट है? आई जस्ट वांट टू हैव सम नो हाउ कोई किसी की आप में से जो एचआर के प्रोफेशन में जो लोग इस वक्त सर्व कर रहे हैं उनकी कोई है इसके हवाले से कोई नो हाउ को अंडरस्टैंडिंग? ये इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या चीज़ है, कहाँ से आई, कैसे शुरुआत हुई, क्यों है ये? इसका कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम जानेंगे कि आईआर का ओरिजिन कैसे हुआ। उसके बाद कौन कौन सी पार्टीज़ इसमें इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से मेन एक्टर्स इसमें रोल प्ले करते हैं, डिफरेंट अप्रोचेस आईआर के हवाले से, चैलेंजेस कौन कौन से हैं, कोड ऑफ डिसिप्लिन क्या होता है और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो जो मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट है आईआर के, आईआर को हम सेपरेट करते हैं दो पार्ट्स में। आईआर स्टैंड्स फॉर इंडस्ट्रियल रिलेशनिंग, ठीक है। तो आईआर तो इंडस्ट्री क्या है और रिलेशंस क्या हैं, इसको ब्रेकअप करते हैं हम फॉर ओवर इजी अंडरस्टैंडिंग। इंडस्ट्री क्या चीज़ है? इंडस्ट्री वो चीज़ है जहाँ पे कोई प्रोडक्ट या कुछ सर्विस प्रोड्यूस होती है, तो उसको हम इंडस्ट्री कहते हैं। रिलेशन जिसके अंदर कनेक्शन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन टू पार्टीज़। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन यानी जो इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही है उसका और लोगों का आपस में जो कनेक्शन है उसकी स्टडी को हम इंडस्ट्रियल रिलेशनिंग कहते हैं। इसको ज़रा और बेहतर तरीके से देखते हैं इसकी डेफिनेशन को। इंडस्ट्रियल रिलेशंस इज़ दैट फील्ड ऑफ स्टडी विच एनालाइजेज द रिलेशनशिप अमंग द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज़। अब इंडस्ट्री कौन चला रहा है? जो उसको चला रहा है वो एम्प्लॉयर है, जो उसमें काम कर रहे हैं वो एम्प्लॉइज़ हैं। अब इंडस्ट्री की कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पे भी जो लोग इस इदारे में, अगर हम इस इदारे में बैठे हैं, ये कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं कर रही, ये अपनी सर्विसेज के ज़रिए लोगों के अंदर एक अवेयरनेस पैदा कर रही है। तो जो लोग इस इदारे के साथ मुंसलिक हैं दे आर द एम्प्लॉइज़, और जो लोग इसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मौजूद हैं दे आर द एम्प्लॉयर्स। तो जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के दरमियान रिलेशनशिप है उसके एनालिसिस को, उसकी स्टडी को इंडस्ट्रियल रिलेशनिंग कहते हैं। क्लियर है जी यहाँ तक? अब आप मुझे बताएं, आप लोग जिन जिन इदारों में काम करते हैं वहाँ पे इंडस्ट्रियल रिलेशनिंग क्या मौजूद है प्रैक्टिकल टर्म्स के अंदर? सर जैसे कि हमारे जो ऑनर हैं जिनकी कंपनी है और हम उनके एम्प्लॉय हैं, तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का रिलेशनशिप मौजूद है, तो Exactly इंडस्ट्रियल रिलेशन एग्जिस्ट करती है वहाँ ऐसे ही। पे। जी सर। ठीक है। हर इदारे के अंदर जहाँ पे आप लोग सर्व कर रहे हैं, जिस इदारे के अंदर भी, वहाँ पे एक एम्प्लॉयर है और एक एम्प्लॉई है, दो कैटेगरीज हैं। आगे एम्प्लॉई की जो क्लासिफिकेशन है वो एक सेपरेट डिबेट है, लेकिन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का जहाँ रिलेशनशिप मौजूद है, इसका मतलब है कि इंडस्ट्रियल रिलेशनिंग का एनालिसिस हम वहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। इसका ओरिजिन, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये कहाँ से स्टार्ट हुई? हमने अभी थोड़ा सा डिस्कस भी किया। कुछ लोगों ने कहा, ये अभी हमारे एक दोस्त ने कहा कि आईएलओ की कन्वेंशन से स्टार्ट हुई है। तो ये स्टार्ट कैसे हुई, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, लोगों के जहन में बिज़नेस के अंदर ये कॉन्सेप्ट आया कैसे? तो उसके लिए थोड़ा सा आपको हिस्ट्री को स्टडी करना पड़ेगा। बेशक वो बिज़नेस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन हिस्ट्री में आपको उसकी रूट्स नज़र आएंगी। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई ना यूरोप के अंदर, तो उस वक़्त एक दरमियान में क्लास कॉन्फ्लिक्ट पैदा होना शुरू हुआ। उस क्लास कॉन्फ्लिक्ट को एड्रेस करते हुए इसकी ज़रूरत को महसूस किया गया, और फिर ये चीज़ इस्टेब्लिश हो के आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट फ़िलासफ़र्स ने, डिफरेंट रिसर्चर्स ने और कुछ जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके दरमियान बैठ के कुछ मुआहदे तय पाए गए ताकि वो एक एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकें। और इसके अंदर वहाँ पे आपने कार्ल मार्क्स का नाम सुना होगा, सुना है किसी ने, पढ़ा है किसी ने? वो कैपिटलिज्म के अगेंस्ट था, जो सरमायादाराना निज़ाम है उसके ख़िलाफ़ था। जी बिल्कुल। ठीक है। अब सरमायादाराना निज़ाम क्या है, जिसको हम आजकल हम अपनी आज की वर्ल्ड के अंदर ही सारी चीज़ें देख रहे हैं, हमारे मुल्क के अंदर भी ये चैलेंजेस हैं। तो कार्ल मार्क्स बेसिकली जो था वो उसके जो अंडरस्टैंडिंग थी, जो उसकी सोच थी, वो ये थी कि दो क्लासेस हैं। ठीक है, दो क्लासेस हैं, एक मज़दूर तबका है, एक मालिक जो एम्प्लॉयर है। वो कहता है कि जो मालिक है वो मज़दूर को उसका हक़ नहीं देता, हालांकि कमा के उसको मज़दूर देता है। ये उसका कहना था कि कमाता तो सारा मज़दूर है और सारा जो उसमें से क्रीम है वो मालिक निकाल के ले जाता है। तो वो उसको दो
क्लासेस में ना इसको डिवाइड करता है। हम इसको देखते हैं जी। वो कहता है ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन यूके, यूरोप, यूएस 1760 से 1840 के दरमियान 19वीं सेंचुरी में एम्प्लॉयर स्टार्टेड वायलेटिंग द राइट्स ऑफ एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयर्स ने एम्प्लॉयज़ के राइट्स को दबाना शुरू कर दिया। सच एज लॉन्ग वर्किंग आवर्स, लो वेजेस, अब्यूजिव सुपरवाइजरी प्रैक्टिसेस लेड टू हाई एम्प्लॉय टर्नओवर, स्ट्राइक्स एंड सोशल इंस्टेबिलिटी। तो उस वक्त इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का दौर चल रहा था, जो जिसकी वजह से एक इंडस्ट्री को भी चैलेंज फेस करना पड़ा कि जब लोगों को वो काम पर रोकते थे, लोग कहते थे हमें मुआवजा पूरा नहीं मिल रहा, हम इतने एक्स्ट्रा आवर्स में काम करेंगे, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट उन्होंने स्ट्राइक्स शुरू कर दी, प्रोडक्शन अफेक्ट होनी शुरू हो गई। तो ये उस वक्त ये सारी एक रेवोल्यूशन क्रिएट हुई। उसके बाद कार्ल मार्क्स, जैसे मैंने भी जिक्र किया, वो जर्मन फ़िलासफ़र था, इकोनॉमिस्ट था, रेवोल्यूशनरी सोशियोलॉजिस्ट था। उसने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के हवाले से दो अपनी थ्योरी पेश की और उसके अंदर उसने दो क्लासेस को डिफ़ाइन किया। बोर्जियोसिस, जो बिजनेस ऑनर्स हैं, हु कंट्रोल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, और दूसरे थे प्रोलिटेरिएट, जिनको वो कहता है वर्कर क्लास, वर्कर्स हुज लेबर ट्रांसफॉर्म्स रॉ मटेरियल इनटू वैल्यूएबल इकोनॉमिक गुड्स। यानी कि जिनकी मेहनत से प्रोडक्ट बनती है वो है वर्कर, और जो उस बिज़नेस का जो ओनर है, जो कंट्रोल करता है उस प्रोडक्शन को, वो मालिक है। उसने कहा ये दो क्लासेस हैं, इन दो क्लासेस के जो डिफ्रेंसीशन है ये सारी फसाद की जड़ है, इसको एड्रेस किया जाए। उसके बाद फिर मैंने जैसे बताया आपको कि एक डिफरेंट कोई डॉक्यूमेंट्री लेवल के ऊपर इनकी मीटिंग्स होती हैं इंडस्ट्रियलिस्ट की, जिसमें जो उनसे वो उसके लेबर के नुमाइंदे भी बैठते हैं। फिर कोई ट्रीटी साइन होती है, उसके बाद ILO की कन्वेंशंस आती हैं, ILO इसके ऊपर काम करता है। उन कन्वेंशंस के ज़रिए फिर वो ये सारी चीज़ें कोड ऑफ कंडक्ट्स बनते हैं, लेबर लॉज की तरफ एक्सरसाइज जाती है, वो भी हम आगे देखेंगे। तो फिर ये इसका ओरिजिन वहाँ से बनता है इंडस्ट्रियल रिलेशनिंग का, जो इसकी हिस्टोरिकली जो अगर हम इसका देखें बैकग्राउंड, तो ये इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। अच्छा, अब इसके अंदर हम इस वक्त जो आप लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़े HR के अंदर IR। HR स्टैंड्स फॉर ह्यूमन रिसोर्स, HR स्टैंड्स फॉर ह्यूमन राइट्स एज वेल, ठीक है, ह्यूमन राइट्स जी, दैट्स इट, ठीक है, वो राइट्स में दोनों आ जाते हैं। ह्यूमन तो देखो, एम्प्लॉयर इज़ आल्सो ह्यूमन, कीप इट इन माइंड। तो ह्यूमन राइट्स, अब ह्यूमन राइट्स को अगर हम अपने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आखिरी खुतबा है उसके अंदर उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली हर चीज़ डिफ़ाइन कर दी, ठीक है। उसके बाद ये, लेकिन हम फॉलो करते हैं जो वेस्टर्न रिसर्च है उसको। वेस्टर्न रिसर्च के अंदर जब ये चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ते हैं तो उस वक्त वो जाके कुछ ट्रीटीज़, कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स वो इस्टेब्लिश करते हैं, जिसको वो पूरी दुनिया के अंदर उनको सेपरेट करते हैं थ्रू यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, थ्रू डिफरेंट चैनल्स, जिसके ज़रिए जैसे अभी हमारे पास एक FATF का भी केस चल रहा है, तो उसके अंदर भी सर्टन क्लासेस हैं ये लेबर के हवाले से कि आप लेबर यूनियन बनाएं, ये करें, वो करें। तो IR के हवाले से जो सबसे पहला जहन में चीज़ आती है ना, जहाँ पे IR मौजूद है, क्या वहाँ पे यूनियन मौजूद है कि नहीं मौजूद, उसको भी हम आगे स्टडी करते हैं। तो वंस अगेन ये इसका कॉन्सेप्ट है ओरिजिन का, यूरोप में आती है ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अच्छा, एक और फैक्टर है, इसको ज़रा देखिए। कहता है द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज द ट्रांजिशन टू न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस इन UK, यूरोप एंड US इन द पीरियड फ्रॉम अबाउट 1760 से 1820-40। दिस ट्रांजिशन इंक्लूडेड गोइंग फ्रॉम हैंड प्रोडक्शन टू मशीन प्रोडक्शन, यानी जो लोग हाथ से काम करते थे, मशीनों ने उनकी जगह ली और मशीनों के ज़रिए उन्होंने प्रोडक्शन शुरू कर दी। द राइज ऑफ मैकेनाइज्ड फैक्ट्री सिस्टम लेड टू एन अनप्रेसिडेंटेड राइज इन द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अच्छा, जब इंडस्ट्रियल ग्रोथ होती है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आती है, तो आपके दुनिया के अंदर पॉपुलेशन का भी एक इनकलाब आता है, क्योंकि ये कहा जाता है जितने ज़्यादा अर्निंग हैंड होंगे उतने ही ज़्यादा हम पैसे कमा सकेंगे। आज भी अगर आप देखें हमारे कुछ तबकात के अंदर, हमारी अपने अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारे कुछ तबकात के अंदर ये माइंडसेट मौजूद है कि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे वो उतने ज़्यादा हाथ बन जाएंगे पैसे कमाने के लिए। ख़ास तौर पे जो हमारा जो लेबर तबका है ना, उसके अंदर ये अप्रोच पाई जाती है।
वो क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को छोटे छोटे कारखानों में, वर्कशॉप्स पे किसी ना किसी जगह पे लगा देते हैं, तो सारे बच्चे अपना अपना कंट्रीब्यूशन ला के पेरेंट्स को दे देते हैं। तो पॉपुलेशन में इजाफा तो हो रहा है। अब जो सबसे डेंजरस चीज़ है वो पॉपुलेशन बॉम्ब है, जिससे आपके बाकी जो रिसोर्सेज हैं उनको भी डैमेज होते हैं। लेकिन ये अप्रोच वर्ल्ड वाइड एग्जिस्ट करती है जहाँ पे इंडस्ट्री मौजूद है। बांग्लादेश की मिसाल देख लें, बांग्लादेश की पॉपुलेशन बहुत हाई है, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत हाई है। चाइना जो पॉपुलेशन, जो हब माना जाता है कि दुनिया की कोई भी प्रोडक्ट आपने लेनी है तो चाइना से मिलेगी आपको। और चाइना का कॉन्सेप्ट क्या है? मैस प्रोडक्शन, बल्क प्रोडक्शन। हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मैं थोड़ा सा हट रहा हूँ इस टॉपिक से, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी हाई हो जाती है बिकॉज नंबर ऑफ, हम मैस प्रोडक्शन नहीं कर पाते। चाइना मैस प्रोडक्शन करके पूरी दुनिया के अंदर सप्लाईज देता है और उसके पीछे वो अपनी स्ट्रेंथ, उसने अपनी पॉपुलेशन को अपनी स्ट्रेंथ बना लिया। तो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किसी भी जगह पे आती है तो उसके अंदर पॉपुलेशन का ग्राफ भी बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है। तो किसी को पता है कि पाकिस्तान पॉपुलेशन ग्राफ में कितने नंबर पे आता है? नहीं, 5वें नंबर पे आता है। अब फाइनेंशियली हालात क्यों ख़राब हैं? वो देर आर मल्टीपल फैक्टर्स, देखें, पॉपुलेशन तो आपकी ज़्यादा होगी लेकिन आपकी उस तरीके से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हो सकी। अभी भी आपके मुल्क के अंदर आप डिपेंडेंट है, बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। हमारे मुल्क के अंदर प्राइस की जो इस वक्त वॉर चल रही है वो क्यों चल रही है? इसी वजह से चल रही है ना, क्योंकि हम डिपेंडेंट है बहुत सारे रॉ मटेरियल्स के अंदर। हम रॉ मटेरियल प्रोड्यूस नहीं कर रहे। हमारी सड़कों पे गाड़ियाँ जो नज़र आ रही हैं ये सारी की सारी इनके ये असम्बल यहाँ पे होती हैं, लेकिन इनकी जो इनके जो स्पेयर पार्ट्स हैं, रॉ मटेरियल, वो सारा हम इंपोर्ट करना पड़ता है। सो दैट्स वाई इवन आपका जो सिर्फ जो इस वक्त चंद एक इंडस्ट्रीज़ में से एक इंडस्ट्री आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जो सेल्फ सफिशेंट है बहुत सारी चीज़ों के अंदर। कॉटन उसकी अपनी है मेजर रॉ मटेरियल, लेकिन जो उसके साथ जो रेस्ट ऑफ द चीज़ें हैं जिसमें केमिकल्स हैं, डाइज़ हैं, उसके लिए हम सेल्फ सफिशेंट नहीं हैं। वी आर डिपेंडेंट वेस्टर्न वर्ल्ड के जो वो भी इम्पोर्ट कर रहे हो। तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन तो बढ़ गई है, पाकिस्तान की पॉपुलेशन बढ़ने के पीछे और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, परवाह नहीं लोगों को। जब एक बंदे ने एक इंडस्ट्री लगा ली है ना, एक किसी सेगमेंट की एक प्रोडक्ट की, फॉर एग्जांपल शर्ट्स बनाने की एक फैक्ट्री लग गई है, अब शर्ट का जो रॉ मटेरियल, अब ये नहीं हो सकता है कि वो केमिकल की फैक्ट्री भी अपनी लगा ले। कुछ चीज़ें तो वो कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन जब उसकी R&D, उसकी बेस ही यहाँ मौजूद नहीं है तो उसको फिर उसके लिए ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ती है, ज़्यादा जगहों के ऊपर ज़्यादा चैनल्स को ओपन करना पड़ता है। तो शायद वो उसके लिए इतना कंपैटिबल नहीं होता कि एक बंदा कहाँ कहाँ जाए। और फिर वो उनकी प्रेफरेंस ये होती है कि अगर बाहर से चीज़ सस्ती मिल रही है तो यहाँ से महंगी प्रोड्यूस करने के बजाय बेहतर है बाहर से मंगवा ली जाए। ये भी एक फैक्टर है, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी तो इंक्रीज़ कर गई बहुत ज़्यादा। तो इंडस्ट्रियल रिलेशनिंग बेसिकली ये एक रियलिटी है जो हमें, जो एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप है, इसको हमें रियल टर्म्स के अंदर हमें रोज़ की बुनियाद पे, रोज़ाना की बुनियाद पे देखते भी हैं। हर जगह पे, हर इदारे में, चाहे वो मीडिया इंडस्ट्री है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, चाहे वो कोई रिटेल सेक्टर है, वहाँ पे एम्प्लॉई और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप मौजूद है। एम्प्लॉई के राइट्स और एम्प्लॉयर के राइट्स वो उनको उनका ख्याल रखना पड़ता है। एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर वो ये है कि इसकी डॉक्यूमेंटेशन, हम आगे जाके देखेंगे, अगर कोई चीज़ डॉक्यूमेंटेड नहीं है तो इट इज़ नॉट क्लेमेबल। कीप इट इन माइंड, नॉट क्लेमेबल। लॉ है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन कानून है, तो कानून को क्या कहते हैं? कानून तो अंधा होता है, बगैर किसी सबूत के, बगैर जब तक आप उसको सबूत नहीं देंगे तो। और सबूत कितनी किस्म के सबूत होते हैं, कोई बताएगा इस पर? नॉर्मली इसको 3 तरीके से हम डिवाइड करते हैं। एक तो होता है कि आपके फ़िज़िकल एविडेंस हो गया, डॉक्यूमेंटेड एविडेंस हो गया, और तीसरा जो सा ना किसी की गवाही, ठीक है, ओरल आपने जो सा उसको देख लिया। तो बात यह है कि हम यहाँ पे खड़े थे, पॉपुलेशन का भी इसके साथ, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आती है तो पॉपुलेशन का चैलेंज आता है। अगर उस पॉपुलेशन को यूटिलाइज़ ना किया जाए तो पॉपुलेशन एक बॉम्ब की शक्ल अख्तियार कर लेता है जो डैमेज करता है, जैसे हमारे कंट्री के अंदर इस वक्त चैलेंज हम फेस कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद मार्क्सिज्म, कार्ल मार्क्स की थ्योरी आती है,
जो इसको चेंज करती है, इसको अगली डायरेक्शन में लेके जाती है। फिर कार्ल मार्क्स के बाद ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, ये फ्रांस में एक एग्रीमेंट होता है, पीस एग्रीमेंट होता है, जिसके अंदर बैठ के टर्म्स तय होती हैं कि मुल्क में स्ट्राइक्स या जो भी जंगी हालात हैं इनको ख़त्म किया जाए और कुछ कायदे कवानीन बना लिए जाएँ जिनकी बेस के ऊपर दोनों पार्टीज़ अपने अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। उसके बाद ILO आता है। ILO आके अपने मेन जो पॉइंट्स हैं वो इन्फोर्स करता है, डिफ़ाइन करता है, जिसमें वो कहता है कि नो फोर्स लेबर। नो फोर्स लेबर का क्या मतलब है? एनी वन ऑफ यू? जबरी मुशक्क़त। अच्छा, कोई बता सकता है किसी मुल्क के अंदर जबरी मुशक्क़त कानूनी तौर पे जायज़ है? या जबरी मुशक्क़त की कितनी इक़साम है? कोई 10 लाख का या 5 लाख का कर्ज़ लिया है, तो अब वो अगर वो पूरा उसका कभी वो पूरा नहीं होना, वो सूद भी देता रहेगा, सब कुछ करता रहेगा, और वो उसकी जो पीछे फैमिली है उसको भी वो पूरी फैमिली को, बच्चों को, बीवी को भी लाएंगे और वहाँ पे लगा के जॉब करेंगे कि जी आप ये उतारें अपना जो कर्ज़ है। तो ये आएगी कैटेगराइज। हालांकि वो सिर्फ जो बंदा है उसके ऊपर दिस इज अ टाइप ऑफ बॉन्डेड, उस बंदे को करना चाहिए, लेकिन वो सबको लगाएगा। ये बॉन्डेड लेबर जो है ये 90s के एरा में ख़त्म हो गई। जिस तरह जैसे इकबाल मसीह का इशू चला था, तो उसने कोई इसके लिए जद्दोजहद की थी। यू आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान और ग्लोबली? टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान। अच्छा। उसने जद्दोजहद की थी इसके बारे में कि ये लेबर, बॉन्डेड लेबर ख़त्म होनी चाहिए। तो उसको मेरे ख्याल यहाँ पे किलिंग करके मार दिया गया था 12 साल की उम्र में। तो उसके बाद अभी भी इंडिपेंडेंट है वो कि अब अपना अगर उसके रिलेशन, अगर उसने कोई कर्ज़ लिया हुआ है किसी बड़े मजदूर से, तो जाकर केस कर सकते हैं सिंपल, तो उसके कर्ज़ माफ़ हो सकते हैं। सही है। बेसिकली ये सारी वायलेशंस होती रही ना, यूरोप अमेरिका के अंदर वायलेशंस होती रही, दुनिया में वायलेशंस होती रही। तो उसके बाद ये चलते चलते ILO तक पहुंच गया। अब ILO ने अपने कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स डिफ़ाइन कर दिए कि फोर्स लेबर इज़ नॉट अलाउड, नॉट परमिटेड। अब हम डिस्कस ये कर रहे हैं कि आज 2022 के अंदर फोर्स लेबर एग्जिस्ट करती है दुनिया में, पाकिस्तान में, कि नहीं करती? यस, इट विल फॉल इन चाइल्ड लेबर। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ जी फोर्स लेबर की रीसेंट एग्जांपल। अगर आप मिडल ईस्ट में जाएँ ना काम करने के लिए, तो वो आपके पासपोर्ट जी अपने पास रखते हैं, तो इट फॉल्स इन बॉन्डेड लेबर कैटेगरी। ठीक है, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट वो ज़ब्त कर लेते हैं, तो ये फोर्स लेबर है, बॉन्डेड लेबर है ये। तो आज जी मिडिल ईस्ट में, जी बिल्कुल यहाँ पे रखते हैं, बिल्कुल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जिसको हम कहेंगे। कोई भी आपका डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कोई भी अगर वो आपका अपने पास ज़ब्त कर लेता है, तो वो बॉन्डेड लेबर की कैटेगरी में चला जाएगा। इसके अंदर ना बड़ा प्रैक्टिकल टर्म्स के अंदर अगर आप देखें ना, अपने मुआशरे के अंदर आपके मुआशरे का जो रवैया है ना, ये सारी चीज़ें करने पे वो मजबूर करता है, वो रवैया। ठीक है, वो रवैया क्या है? हम लोग, जैसे भी आपने मुझे उसकी मिसाल दी ना, वो भट्टा की मिसाल दी, तो वो क्यों होता है वहाँ पे? सोचें ज़रा आप, वाई? आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं, मजबूरी नहीं है, इट्स अ टू वे ट्रैफिक। हाँ, आपने खुद कमिट करके उससे पैसे ले लिए और कह दिए जी मेरी ये चीज़ रख लें। एग्जैक्टली, ये लैक ऑफ अवेयरनेस नहीं है। ये आज 2022 में आप ये नहीं कह सकते कि लैक ऑफ अवेयरनेस है। आज मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है, यू कैन रेज योर वॉइस एनीवेयर, लेकिन हैबिचुअल नहीं होते, वायलेट करते हैं। इसको हम वायलेशन कहते हैं, दोनों वायलेट करते हैं, जिसे कहते हैं ना ब्लैक मेलिंग। ये ब्लैक मेलिंग है। ये मालिक को पता है कि ये कभी भी नहीं दे सकता पैसे, एग्जैक्टली, उसको भी पता है कि मैं कभी नहीं। हाँ जी, तो दोनों एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं बेसिकली, दैट्स इट। अगर किसी ऐसे सर्टन एरिया में काम करना पड़ जाता है, तो उसके लिए कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जिनको कहा जाता है PPEs, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। उनको यूटिलाइज़ करें, आप यूज़ करें स्ट्रिक्टली, और फिर आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। देयर आर टू मैनी एग्जांपल्स, लाइक हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर मैं देखा है कि वहाँ पे ख़वातीन ही काम करती हैं नर्सिस की फॉर्म के अंदर, तो दे यूज़ टू इंटरेक्ट विद केमिकल्स, डिफरेंट केमिकल्स। ठीक है, वहाँ पे फ्यूम्स भी होते हैं, वहाँ पे और भी कंटेजियस चीज़ें होती हैं, प्लस वर्किंग आवर्स भी उनके लिए फ्लेक्सिबल हैं। ठीक है, वो आपको डे नाइट मिलती हैं, अदरवाइज़ आपका लॉ इजाज़त नहीं देता ख़वातीन को शाम को 7 बजे के बाद काम करने की। वो एक्सेप्शंस मौजूद हैं, लॉ आपको इजाज़त देता है अगर आप उसको कंप्लाई कर रहे हों तो। बहरहाल वो डिटेल्स हैं,
तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट फोर्स लेबर। तो फोर्स लेबर क्लियर है आपको? ना सर ये HR वाले करवाते हैं, ना ये किसी एम्प्लॉयर की उस तरीके से ख्वाहिश होती है। ये जो हमारा एक सोशल कह लें कि जो माहौल है ना, एनवायरनमेंट है, ये उसके अंदर से चीज़ें निकलती हैं और बहुत सारे लोगों को इनका पता ही नहीं होता, अवेयरनेस नहीं होती, और उस चक्कर में आके वो इसको एक कमिट कर बैठते हैं। बात जब पता चलता है, डिस्क्लोज़ होती है, तो कहते हैं जी ये तो वायलेशन हो गई, हमें तो पता ही नहीं था इस बात का। फिर दोनों एक दूसरे के साथ ग्रीवियंसेस ले के जो सा फिरते हैं, कभी किसी थर्ड पार्टी के पास, कभी कोर्ट कचहरी में, कभी किसी जगह पे। तो फिर ये कॉन्फ्लिक्ट्स इस तरीके से अराइज होते हैं और फिर एड्रेस नहीं हो पाते। अच्छा, आगे आ जाता है जी ये FOA। व्हाट इज़ दिस FOA? ये बड़ा की पॉइंट है, ये हमारा आगे भी चलना भी है सारा। दिस इज़ द बेस ऑफ IR। दिस इज़ फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। दिस इज़ इसको मैं एक छोटे से लफ्ज़ में आपको समझाता हूँ। दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड यूनियन। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन कि आप आपस में बैठ के, फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन और ये सारे एम्प्लॉइज़ हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के, ये आपस में बैठ के अपनी एक कमेटी बना सकते हैं, यूनियन कमेटी बना सकते हैं जो कलेक्टिवली बार्गेन कर सके एम्प्लॉयर के साथ अपने हकूक़ के बारे में, अपने प्रॉब्लम्स के बारे में, अपने ग्रीवियंस के बारे में। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी होती है एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी होती है। ठीक है जी, क्लियर है जी? नो डिस्क्रिमिनेशन, वो कहता है कोई इम्तियाजी सलूक नहीं करना, नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, कोई एज, आप वो ये यहाँ तक ये भी कहते हैं कि आपने किसी से किसी की कास्ट भी नहीं पूछनी। कास्ट हम फॉर्म फिल करवाते वक्त लिखवाते हैं ना, मैं तो आपको स्टैंडर्ड बता रहा हूँ कि स्टैंडर्ड ये अलाउ नहीं करता, लेकिन हम लिखते हैं। हम क्यों लिखते हैं? हम क्यों लिखते हैं मुझे बताएं। अच्छा चलें, मैं इसका एक पॉजिटिव वर्जन लेता हूँ। हम क्यों लिखते हैं? एग्जैक्टली, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि अगर किसी का कोई ऐसा त्यौहार है तो हम उसके अकॉर्डिंगली उसको कंपनसेट कर सकें। इसी तरीके से ख़वातीन के हवाले से भी आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। अगर ख़वातीन मैरिड हैं, प्रेग्नेंट हैं, तो ये आप इस बेस पे उनको जॉब से इनकार नहीं कर सकते आप। ये मैं आपको कानून बता रहा हूँ जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो कानून पास किए गए हैं, जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाए गए हैं, उसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन के अंदर ये चीज़ें भी डाली गई हैं कि आप इस बेस के ऊपर आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। यानी अगर उसने नहीं बताया या आपने क्वेश्चन में क्वेश्चन नहीं किया, चंद दिन बाद आपको डिस्क्लोज़ होता है, उसकी कोई तबीयत ख़राब होती है, तो आप इस बेस पे उसको फायर नहीं कर सकते। दिस इज़ द पॉइंट कि आपने उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना। जब आपने एडवर्टाइज़ करना ना जॉब के लिए, तो आपने उसमें लिखना है कि वी आर इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर्स। उसमें आप ये नहीं लिख सकते कि ख़वातीन यहाँ पे एप्लीकेशन ही ना दें। जब वो एप्लीकेशन लेके आएँ, जब आप उनको बताएं कि दिस इज़ द नेचर ऑफ जॉब, इफ़ दे आर विलिंग टू वर्क और नॉट, तो डेफिनेटली सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से दे विल रिफ्यूज़, दे विल नॉट कम टू यू। हम घरों के अंदर आप देख लें, जो घरों में जो हाउस वाइफ्स हैं, अगर वो घर में मेल रखती हैं, फीमेल रखती हैं, फीमेल रखते हैं, तो ये भी डिस्क्रिमिनेशन है अगर आप इसको उस ज़माने में लें। लेकिन कल्चर ऐसा है, आप माली रखते हैं तो माली फीमेल नहीं रखते आप, वो मेल होता है। एग्जैक्टली। अभी देखें, खैर अभी बहुत सारी चेंजेस आ गई हैं। ये जो भी जो ऊबर क्रीम के ऊपर ख़वातीन भी अब वो मतलब सर्व कर रही हैं इस तरीके से, तो ये तो चेंजेस हैं। इंडिया के अंदर आप देखें, हमारे साथ ही तकरीबन एक जैसा ही कल्चर है, तो वहाँ पे ख़वातीन बड़ा कॉमनली स्कूटीज़ और मोटर बाइक्स चलाती हैं। यहाँ पे ट्रेंड नहीं है पाकिस्तान के अंदर। हो रहा है, बट इट इज़ वेरी स्लो। आप देखें इंडिया तो कब से चला रहा है ना, आपके यहाँ तो अभी ट्रेंड ये आ रहा है। तो फिर आगे वो कहता है जी नो चाइल्ड लेबर, यानी बच्चों से आपने मुशक्क़त नहीं करवानी, और हमारे यहाँ ये बड़ा कॉमन प्रैक्टिस है। नहीं, वो आईडी कार्ड नहीं बन रहा, वो स्मार्ट कार्ड है, वो आईडी कार्ड नहीं है वो। नहीं, वो गलत है वो। जी कानून 16 साल कहता है कि 16 साल, लेकिन जो उसकी जो एक्चुअली जो टर्म्स हैं वो 18 ईयर्स है। 16 साल के बाद आप उसको रख सकते हैं विद सर्टन कंडीशंस। एडोलसेंट में आ जाएगा, जुवेनाइल वर्कर्स टाइप इस तरीके से आ जाएगा।
तो चाइल्ड लेबर हमारे यहाँ बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है। अगर आप लोकल अपनी मार्केट में देख लें तो वहाँ पे आपको बच्चे काम करते नज़र आएंगे। किसी चाय वाले खोखे पे देख लें आप, किसी मोटर मैकेनिक की वर्कशॉप पे देख लें आप, किसी और रिटेल की शॉप पे देख लें, वहाँ पे आपको छोटे छोटे बच्चे काम करते नज़र आएंगे, जो कि वायलेशन है, ओपन वायलेशन है। फेयर वेजेस, अभी फेयर वेजेस क्या होती हैं? हर मुल्क के अंदर ना उसके एक मिनिमम वेज का क्राइटेरिया डिफ़ाइन किया गया है। अगर मिनिमम वेज से कम आप पे कर रहे हैं तो फेयर वेजेस की वायलेशन है। पाकिस्तान में अभी रिसेंटली जो मिनिमम वेज है वो 25,000 अनाउंस हुई है विद इफ़ेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई। तो 25,000 आपकी मिनिमम वेज है। यानी कोई भी अनस्किल्ड वर्कर जिसको कोई हुनर नहीं आता उसको 25,000 पे किया जाएगा। और इसको कैटेगराइज किया जाता है अनस्किल्ड वर्कर, सेमी स्किल्ड वर्कर, स्किल्ड वर्कर और हाईली स्किल्ड वर्कर। तो मिनिमम वेज जो 25,000 है वो अनस्किल्ड वर्कर की है, हाईली स्किल्ड की नहीं है 25,000। ऐसा नहीं हो रहा, लोकल इंडस्ट्री में नहीं हो रहा है ऐसे। अच्छा, आप लोग ये समझ रहे हैं ना कि ये लेबर लॉज की जो इम्प्लीमेंटेशन है ये इदारों के अंदर नहीं है। जो इदारे एक्सपोर्ट बेस्ड है ना उनके अंदर ये 100% है। चले मैं थोड़ा सा इसको कम कर देता हूँ, वहाँ पे 100% नहीं है, वहाँ पे ना 85% तक ये लेबर लॉज की कंप्लायंस मौजूद है। एक्चुअली उसका होता ही है कि जब वो बिज़नेस करते हैं ना, इंटरनेशनल बिज़नेस करते हैं, तो वो उनकी इंस्पेक्शन भी इंटरनेशनल होती है। जो लोकल इंडस्ट्री है, लोकल इंडस्ट्री की इंस्पेक्शन लोकल आपके लेबर इंस्पेक्टर्स या लोकल डिपार्टमेंट्स करते हैं। अब कानूनी तौर पे जो एक्सपोर्ट कर रहा है ना उसकी इंस्पेक्शन भी बाहर वाले भी करते हैं और लोकल भी करते हैं। लोकल से पास हो जाते हैं, बाहर से फेल हो जाते हैं। सर वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, वो कहते हैं स्टैंडर्ड को आप कंप्लाई जहाँ पे नहीं कर रहे वहाँ पे आप फेल हैं। अच्छा, ISO का कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। ISO इज़ बेसिकली आप जो समझ लें कि एक क्वालिटी स्टैंडर्ड है, यानी हर चीज़ की क्वालिटी मेंटेन करनी है, ठीक है। उसकी जो स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन या उसकी जो इंस्पेक्शन है उसका क्राइटेरिया और एंगल से वेरीफाई होता है। ये जो चीज़ें हैं ना, जो लेबर मैनेजमेंट है आपकी, सोशल लेबर मैनेजमेंट, इसका क्राइटेरिया कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं ये वाले। इसके मुताबिक चेक होता है कि आपके इदारे के अंदर जो मुलाजमीन काम कर रहे हैं उनके साथ आपका सलूक कैसा है, वो कानूनी तकाज़ों के मुताबिक है कि नहीं है। और उसके लिए वो गेज करते हैं, वो 2-3 लोग भेजते हैं अपने, जो डिफरेंट जगहों पे जाके आपकी ना इदारे की वेरिफिकेशन करते हैं। उस वेरिफिकेशन के अंदर से अगर उनको ये पता चल जाए कि ये वायलेशन हो रही है तो वो आगे आपके कस्टमर को बताते हैं कि जनाब यहाँ ये वायलेशन है, और कस्टमर आपको कहता है मैंने आपसे काम ही नहीं करना। और पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है, पाकिस्तान के पास जो रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट बेस्ड जितनी कंपनीज़ हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। छोटी इंडस्ट्री है लेकिन रेवेन्यू अच्छा जनरेट कर पाती है। और इनकी वायलेशन होने की वजह से ही वो जो आपका क्वेश्चन था ना कि हम लोकली क्यों नहीं इस्टेब्लिश कर पा रहे, अपनी रॉ मटेरियल क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज नॉन कंप्लायंस इश्यूज़। हम इनको एड्रेस नहीं करते। आप चले जाएँ अपनी लोकल मार्केट के अंदर, शाह आलम मार्केट के अंदर, बदामी बाग में चले जाएँ, वहाँ पे शैम्पू भी बन रहे हैं, वहाँ पे तेल भी बन रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे वो काम कर रहे हैं। तो वो सारी वायलेशन कर रहे हैं। सर वो कैसे, मुझे बताएं कि आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट करेंगे?